हाँ भाई। राम राम। कल वाली फाइल लगा दी। आवाज़ बढ़ाना थोड़ी। आवाज़ बढ़ाओ। हाँ भाई, आवाज़ आ रही है सब तक? चलो ठीक। कल वाली फाइल और लगाओ यार। लगा दिया करो हमेशा ना। माउस से पहले मिलनी चाहिए मुझे। अब देखो, कल हमने बात की थी तो बिल्ली वाले प्रयोग की बात कर ली थी। क्यों? बिल्ली का हो गया था ना। ओके, अब हम चर्चा करेंगे आपकी जो फंडुलस मछली पर जल पट्टी का प्रयोग किया गया था उसकी बात करेंगे। अब देखिए, हमने दो साइड बनाई। ये ए साइड है और ये कौन सी साइड है? बी साइड है। और ये हमारे पास में एक पट्टी का है ऐसी। ठीक है। क्या हो गया? सेम कलर आ रहा है क्या? ये एक कांच की पट्टी का बीच में लगा दी। ठीक है। इधर भी पानी है, पानी इधर भी है, लेकिन ये वाली सतह डार्क है। कैसी है? डार्क। और ये बी वाली सतह है, यहाँ लाइट है। और ये वाली सतह क्या है? डार्क है। ठीक है। अब मैंने क्या किया है, ध्यान दे थोड़ा सा। यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र बना दिया। यहाँ पर ये लो। इस छिद्र में से मछली इस साइड से इस साइड में जा सकती है। क्लियर? मैंने क्या किया, मछली को लाइट वाली सतह पर छोड़ा। यहाँ पर फंडुलस मछली है। और कौन सी सतह में छोड़ा? लाइट वाली सतह में छोड़ा। मछलियाँ हाइड्रोफोबिक होती हैं। फोबिक का मतलब होता है दूर जाना। फिलिक का मतलब होता है स्नेही। ठीक है। तो मछली क्या करेगी, कहाँ जाएगी? अंधेरे की तरफ जाने की कोशिश करेगी।
और जैसे उसने यहाँ से प्रयास किया तो वो इधर टकराएगी कि नहीं टकराएगी, ये टकराई, ये टकराई, ये टकराई और ये इधर आ गई। क्लियर? फिर इधर से प्रयास किया तो टकरा कर वापस आ गई, इधर से प्रयास किया तो टकरा कर वापस आ गई, इधर से प्रयास किया तो टकरा कर। अब क्या मछली, आप बताओ कि जैसे वो इधर आई तो ये तो सही अनुक्रिया हुई कि नहीं हुई? यस और नो? जैसे लीवर पर पांव पड़ा, क्लियर है, तो लीवर पर पांव पड़ने से उसको क्या मिलता है? भोजन की प्राप्ति होती है। और इधर अगर वो सही होल में से अंदर की तरफ चली जाती है तो क्योंकि मछलियों के लिए अंधेरे वाली सतह होना ही उनके लिए क्या है? पुरस्कार है, या उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो उनको पसंद करती हैं। अब पसंद करती है तो मछली जाना किधर चाहती है? अंधेरे वाली सतह की तरफ जाती है। तो यहां से गई तो ये असफल प्रयास, ये असफल प्रयास, ये, तो क्या मछली इनको दोहराएगी क्या? नहीं दोहराएगी। और मछली कोशिश ये करेगी कि वो कौन से, जहां से छिद्र बना हुआ है वहां से निकल जाए कि नहीं निकल जाए, तो वो यहां से प्रयास करेगी कि नहीं करेगी। तो बार बार वो ये, जैसे सेम आपका किसका प्रयोग था? भूखी बिल्ली का, वैसा ही है कि नहीं है? वो भी प्रयास करती है लीवर दबाने का, और अंत में वो सीखती है कि जब तक लीवर नहीं दबेगा तब तक भोजन नहीं मिलेगा। तो मछली यहाँ ये सीखती है, जब तक मैं होल में से प्रवेश नहीं करूंगी मैं दूसरी तरफ नहीं जा सकती। तो जो भी टकराने वाली स्थिति है, उस टकराने वाली स्थिति को वो क्या करती है? भूलने लगती है, और कोशिश ये करती है कि एग्जैक्ट होल में से 20 से 25 दिन मछली के साथ ऐसा प्रयोग करते रहते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि मछली सीधे कहाँ से जाती है? उसी आसपास के क्षेत्र से प्रवेश करने की कोशिश करती है जहाँ उसको क्या मिलता है? मतलब अंधेरे वाली सतह की ओर जाने को। तो अंधेरे वाली जो सतह है, या उस साइड वाली जो सतह है, वो सतह मछली के लिए किसका काम करती है? आकर्षण का काम करती है, उद्दीपक का काम करती है। ये कौन सा था प्रयोग आपका? फंडुलस मछली। इसको बोलते हैं बेटा जल पट्टी का प्रयोग। क्या बोलते हैं? जल पट्टी का प्रयोग। जल पट्टी का प्रयोग। जल पट्टी का प्रयोग। उसके बाद में एक प्रयोग किया गया था चूहे पर, और चूहे पर किया गया प्रयोग था भूल भुलैया प्रयोग। चूहे पर कौन सा किया गया था? भूल भुलैया प्रयोग स्किनर ने नहीं किया था, याद रखना। स्किनर ने अलग प्रयोग किया था, आपको दिखाऊंगा वास्तव स्किनर ने प्रयोग क्या किया था। ठीक है, तो भूल भुलैया प्रयोग आपके थॉर्नडाइक ने, उसने क्या किया, इसको देखो आप। उसने एक भूल भुलैया बनाया, और उस भूल भुलैया के अंदर उसने ये देखो ऐसी स्ट्रक्चर बनाई, और बीच बीच में उसने क्या कर दिया? लीवर लगा दिया। और लीवर लगाने से क्या प्राप्त होगा? भोजन प्राप्त होगा। लीवर दबेगा तो क्या प्राप्त होगा? भोजन प्राप्त होगा। ठीक है, आगे धीरे धीरे चलते हुए उसने कुछ जगहों को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। जैसे ये एक जगह बना दी, एक ये जगह बना दी, है ना, और एक ये जगह बना दी, और अंत वाली जो जगह थी यहां से हमने क्या कर दिया? उसको निकाला है। लास्ट वाली जगह से क्या कर देंगे? इसको निकाल देंगे। यहां से ये लो, ये निकाल दिया, ये इसका बना दिया हमने क्या? दवार बना दिया, है ना। यहाँ लीजिए, यहाँ से वो निकल सकता है, बाकी कहीं से नहीं निकल सकता वो। अब चूहा क्या करेगा? अंदर प्रवेश करेगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अंदर प्रवेश करेगा तो जैसे लीवर दबेगा तो उसको भोजन मिल जाएगा, तो पुनर्बल मिल गया। ऐसे चलते चलते चूहा क्या जाता है? इधर जाता है। तो ये क्या हो गया उसका? असफल प्रयास। थीम कंसेप्ट एक ही रहेगा, चीजें अलग अलग हैं। 3 जानवरों से उसने सिद्ध कर दिया कि पहले जीव क्या करता है? असफल प्रयास करता है, फिर धीरे धीरे क्या होती है? असफल प्रयासों को भूलने लगता है, और कौन से प्रयास अपनाने लगता है? सफल प्रयास अपनाने लगता है। फिर उसने एक प्रयास किया तो वो क्या आ गया? यहाँ आ गया, यहाँ और यहाँ आ गया, तो फिर ब्लॉक हो गया। फिर वापस लौटाए, फिर यहाँ से फिर वापस से क्या गया? यहाँ गया, और फिर वो यहाँ पर फिर ब्लॉक हो गया।
तो अब जब वो अगले राउंड पे जाएगा ना, वो कोशिश करेगा कि उस तरफ ना जाए जहां उसको क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है या असफलता मिल सकती है। और फिर अंत में क्या हो जाता है, वो चूहा क्या निकल जाता है, भूल भुलैया से बाहर निकल जाता है। फिर थॉर्नडाइक ने देखा कि चूहा लगातार प्रयास कर रहा है, कि पहले जितने प्रयास असफल प्रयास थे, असफल प्रयासों की संख्या क्या होती गई, धीरे धीरे कम, और सफल प्रयासों की संख्या क्या होती गई, ज्यादा होती गई। ठीक है, तो उसने अभ्यास के नियम को भी साबित कर दिया, और उद्दीपक का रास्ता बाहर निकला, बीच बीच में हमने क्या डाल दिए, लीवर डाल दिए, जिससे क्या मिलता है, भोजन मिलता है, ताकि बच्चा क्या हो जाए आगे। यहीं से जो भूल भुलैया प्रयोग का जो लीवर दबना और उसको भोजन मिलना, यहीं से अवधारणा मिली थी, प्रेरणा मिली थी किसको, स्किनर को। क्यों? क्योंकि भोजन मिलने के बाद, लीवर दबने के बाद क्या मिल रहा है, ये भोजन अगली अनुक्रिया को क्या कर रहा है, प्रेरित, मुझे क्या जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए। इसका मतलब क्रिया होने के बाद पुनर्बलन, पुनर्बलन अगली क्रिया को करवा रहा है कि नहीं करवा रहा, इसलिए सक्रिय क्रिया पुनर्बलन सिद्धांत कहते हैं। कौन से सिद्धांत को, स्किनर सिद्धांत। भाई जो क्रिया पर बल देता है कौन सा सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है। उद्दीपक बल देता है वो कौन सा सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। उसको आरएस थ्योरी किस लिए कहते हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्स स्टिम्युल थ्योरी है, वो क्रिया होने के दर को महत्वपूर्ण मानता है, और ये किसको मानता है, उद्दीपक को महत्वपूर्ण मानता है, उद्दीपक की उपस्थिति को महत्वपूर्ण मानता है। तो ये दो प्रयोग क्या हो गए आपके, एक्स्ट्रा हो गए। एक तीसरा प्रयोग क्या किया गया था, याद रखना, बंदर पर किया गया था। बंदर वाला प्रयोग क्या हो गया था, असफल। फिर जो चौथा प्रयोग था शायद, है ना, भूखी बिल्ली 1 2, तो ये 2 नंबर हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, 3 नंबर हो गया, और ये क्या हो गया, 4 नंबर हो गया। और 5वां प्रयोग किसने किया था, गोपाला स्वामी ने। किसने किया था, गोपाला स्वामी। और गोपाला स्वामी ने ये प्रयोग किस पे किया था बेटा, मनुष्य पे किया था। ये पहला रेफरेंस मिलता है जो कि व्यवहारवाद का पहला प्रयोग है जो मनुष्य पे किया गया। और ये क्या नाम दिया गया था, जो प्रयास व त्रुटि प्रयोग। क्या नाम दिया गया था, प्रयास व त्रुटि प्रयोग। प्रयास एवं त्रुटि प्रयोग, प्रयास एवं त्रुटि प्रयोग। कैसे किया जाता है, जैसे मुझे क्या किया जाए, शीशा दे दिया जाए, और मैं शीशे में देखकर, है ना, शीशे में देखकर, और पीछे यहां शीशा देख रहा हूं, और पीछे मैं ड्राइंग करूं। क्या करूं, मुझे इधर देखना है, और ड्राइंग क्या करनी है, इधर करनी है। धीरे धीरे ड्राइंग पहले तो बहुत अस्पष्ट बनती है, फिर धीरे धीरे क्या करने लगता हूं मैं, जो गलत चीजें हैं उनको तो बंद कर देता हूं, और धीरे धीरे सही चीजें करने लग जाता हूं। इसको प्रयास व त्रुटि प्रयोग कहा गया। अब आते हैं थॉर्नडाइक के कौन से, पहले तो कौन से आगे थे, प्रमुख नियम आगे थे, ठीक है, और अब क्या बच गए हैं आपके, गौण नियम। कल प्रमुख नियम हो गए थे क्या, प्रमुख नियम होते। अब आते हैं गौण नियम। तो इनको बाद में करेंगे, बाद में कब करेंगे, गौण नियम हो जाएंगे ना, उसके बाद में एक हेडिंग डालेंगे अन्य प्रयोग, और अन्य प्रयोगों में इसको लिखवा देंगे। ठीक, गौण नियम की बात करें तो गौण नियम कितने प्रकार के होते हैं, 5। सबसे पहला नियम कौन सा होता है, बताइए, बहु प्रतिक्रिया नियम। क्या नाम है बेटा, बहु प्रतिक्रिया नियम। और बहु प्रतिक्रिया नियम का मतलब है कि हम उद्देश्य प्राप्ति के लिए बहुत सारी दिशाओं में क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इधर प्रयास किया, असफल रहा, इधर किया असफल, इधर किया असफल, इधर किया असफल। इसका सीधा मीनिंग है कि व्यक्ति अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए हर दिशा में क्या करता है, प्रयास करता है, तथा हर दिशा में किए गए प्रयास से वो चेक करता है कि कौन सी दिशा से उसको क्या मिल सकता है, उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। उन्हें हर, मतलब इस दिशा में प्रयास किया असफल रहा, इस दिशा में प्रयास किया असफल रहा, इस दिशा में प्रयास किया असफल। इसका मतलब व्यक्ति उद्देश्य प्राप्ति के लिए जब तक प्रयास करता है तब तक उसे क्या सफलता प्राप्त ना हो जाए, और जैसे सफलता मिली तो उसके प्रयासों की दर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, बहु प्रतिक्रिया नियम। उसके बाद दूसरा नियम आता है आंशिक, या पहले ले लो मानसिक मनोवृत्ति का नियम। क्या ले लो बेटा, मानसिक मनोवृत्ति का नियम। मानसिक मनोवृत्ति की हम बात करें तो मानसिक मनोवृत्ति का मतलब होता है कि अगर आपका सीखने के प्रति दृष्टिकोण, सीखने के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, सकारात्मक है। कैसा है, सकारात्मक है, तो सीखना क्या होगा, सहज होगा। सीखना क्या होगा, सहज होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। और अगर आपके द्वारा सीखने के दौरान आपकी मेंटलिटी क्या है, नेगेटिव है या उदासीन है,
तो सीखना उतना ही क्या हो जाता है, दूभर हो जाता है। याद रखिएगा, अगर आप सीखने के प्रति पॉजिटिव मानसिकता युक्त नहीं है तो सीखना जटिल होता है। और अगर सीखने के संबंध में आप क्या करते हैं, सकारात्मक हैं, आप मॉर्निंग में उठे और तुमने सोचा यार सुबह सुबह साइकोलॉजी क्लास है ना, वो अजीब सी शक्लों वाला आ जाएगा और आते ही वो शुरू हो जाएगा, है ना, और पहले ही तुमने सोच लिया कि यार चले या नहीं चले, चलें या नहीं चलें, और तुम्हारा दिमाग अब उस समय ब्रेन क्या होता है, एक तो ब्रेन सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि जब अचानक उठते हैं तो ब्रेन सपोर्ट नहीं करता, हमेशा हर चीज़ के प्रति ब्रेन पहले उदासीन होता है। जैसे आप पढ़ते हो तो पढ़ने के 15 मिनट के दौरान ब्रेन मना करता है कि यार सो जा, बिस्तर पड़ा है, ले फोन चला ले, है ना, इंस्टा पे स्टोरी देख ले, किसने क्या डाली होगी, है ना, अब होली के रसिया आगे होंगे ना, किसी ने पक्का डाला होगा, चल एक सुन ही ले, है ना, होता है कि नहीं होता है। पर तुमने सोचा नहीं, अगर तुम्हारी मेंटेलिटी पॉजिटिव है तो तुम क्या करोगे, नहीं मुझे पढ़ना है, तो 15 मिनट तक तुम्हारा दिमाग और वातावरण के बीच संघर्ष चलता है, ठीक है, और वातावरण और दिमाग के बीच संघर्ष चला, 15 मिनट बाद में दिमाग सोचता नहीं ये तो मानने वाला नहीं है, ये तो पढ़ेगा, तो अब ब्रेन आपके साथ रहता है, अगले आधे घंटे तक ब्रेन सामान्य क्रिया करता है, नॉर्मल। जैसे 45 मिनट हो जाएंगे अब ब्रेन खुद सपोर्ट करेगा कि चल पढ़ते हैं। ये ब्रेन की मैकेनिज्म होती पढ़ने के दौरान। तो तुम्हें सबसे पहले तो पहले वाले 15 मिनटों को क्या करना है, जीतना है। क्या करना है, 15 मिनट को जीतना है, इस बात का ध्यान रखना। 15 मिनट का संघर्ष जीत लिया तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि हाँ अब हम क्या चल रहे हैं, सामान्य। उस समय भी आपकी कोशिश ये होती है कि आप विचलन में आ सकते हैं। कोई अगर इस दौरान फोन आ गया और फोन आते आप बात पे लगे तो इसका मतलब अब आपकी पढ़ाई नहीं होने वाली है, तो कोशिश करें उस फोन को स्किप कर दे अगर पढ़ना है तो। 1000 बार लोग पूछते हैं गुरुजी पढ़ने का तरीका बताओ, है ना, यूट्यूबर तरीके बताते, पढ़ाते थोड़ी। अरे यार अंतिम दिन पे भी करते हैं, मतलब कत्ल की रात, अंतिम 5 घंटे की रणनीति, अरे पढ़ सोने दे यार उसको, सुबह पेपर उसी को देने जाना है, कंप्यूटर को नहीं देने जाना है, पेपर वही दे के आएगा। अरे ब्रेन को समझो, आपका ब्रेन किस समय बढ़िया काम करता है, और ये हर व्यक्ति का ब्रेन अलग अलग समय पर काम करता है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति काम एक ही समय पर, हर आदमी की नेचर क्या होता है, प्रवृत्ति अलग अलग होती है, ठीक है। तो पहले 15 मिनट ब्रेन क्या करेगा, सपोर्ट नहीं करता है, विरोध करता है। फिर अगले आधे घंटे तक ब्रेन सामान्य रहेगा, तुम्हें लग रहा है कि हाँ जस्ट मैं पढ़ रहा हूं, और फिर पौन घंटे के बाद हो जाएगा ना, उसके बाद ब्रेन को इंटरेस्ट आता है चीजों को पढ़ने में, फिर आप 2 घंटे तक पढ़िए, ब्रेन आपका सपोर्ट करेगा। उसके बाद ब्रेन क्या कहता है, भाई अब थक गया हूं, अब मुझे कुछ दे, है ना, तो उसको क्या देने की जरूरत है, उसको रेस्ट देने की जरूरत है। इसलिए हल्का सा अपनी आंखों के ऊपर एक वो आई बैंड आते हैं, आई स्ट्रिप आती है ब्लैक कलर की, उनको लगाओ और हल्का सा लेट जाओ, आंखें बंद रखनी है। इस दौरान हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम मोबाइल पे चले जाते हैं, तो ब्रेन ऑलरेडी पहले से क्या है, थका हुआ है, अब हम उसको और नया नया मटेरियल और दे रहे हैं, तो ब्रेन ऐसे कहता है हाँ ये क्या है, तो भाई साहब ब्रेन को और कुछ देते हैं, तो ब्रेन एक्टिव और कर दिया या आपने उसको रिलैक्स दिया। तुम्हें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, इससे ब्रेन और ज्यादा क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है। अब समझ आई बात। और ब्रेन और ज्यादा हैंग हो गया तो ब्रेन ज्यादा थकेगा, अब अगला सेगमेंट आप नहीं पढ़ सकते। इसके लिए आधा घंटे का ब्रेन को क्या दो बेटा, रेस्ट दो। फिर वही सीन शुरू होगा, ब्रेन फिर से क्या करेगा, यार और कर ले रेस्ट, फिर सपोर्ट नहीं करता है, और अंत में फिर वही सेम सीरीज रहेगी, तब तो आप जीत जाओगे, अदरवाइज फिर हार जाओगे, ठीक है। तो बहुमानसिकता का नियम, मानसिक प्रवृत्ति का नियम समझ में आ गया कि आपका अगर प्रवृत्ति कैसी है, सकारात्मक है तो सीखना क्या होगा, सहज होगा, और प्रवृत्ति नकारात्मक है तो क्या होगा, सीखना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद एक आता है आपका, याद रखिएगा कौन सा, आंशिक क्रिया नियम। आंशिक क्रिया नियम की बात करें तो इसको समझिएगा आप, आंशिक क्रिया नियम, यहीं से आपका जो सूक्ष्म शिक्षण है वो निकला है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने आपको एक छोटा सा खंड पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया दोस्तों, मैं अकेला थोड़ी पढ़ूंगा,
मैं लगा हुआ हूं सरकारी, मुझे नहीं पढ़ना है। पढ़ना किसको है? तो बोलो, देवताओं बोला करो। सुबह सुबह तो मंदिर में घंटियां भी बजती हैं, और तुम सुबह सुबह ऐसे घुन्ने से बैठे हुए हो। तो मैं भी कह रहा हूं, क्या है बेटा? सूक्ष्म खंड पढ़ाया, ठीक है, छोटा सा खंड पढ़ा दिया। खंड की मैंने क्या कर दी? प्रस्तुति कर दी, ठीक है। अब प्रस्तुति करने के बाद में मुझे क्या पता चलेगा कि बच्चे को समझ में आया या नहीं आया? इसके लिए प्राप्त किया जाता है फीडबैक। क्या प्राप्त किया जाता है? फीडबैक। तो अब मैंने क्या किया? फीडबैक प्राप्त किया। इसको बोलते हैं दोस्तों प्रतिपुष्टि। क्या बोलते हैं? प्रतिपुष्टि। मैंने तुम्हें क्या समझाया, मैं इसको वापस आता हूं। फीडबैक, मैंने तुम्हारे ब्रेन में कुछ चीजें क्या की? फीड की। वो सही तरीके से फीड हुई या उसकी जांच क्या कहलाती है? फीडबैक। प्रति, मैंने तुम्हारे दिमाग में क्या पुष्ट किया, उसकी जांच करनी है। उसकी जांच क्या करेगी? कि मैं तुमसे सवाल पूछूं और तुम उस सवाल का क्या दो? आंसर करोगे तो जांच हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर सही आंसर किया इसका मतलब सही सीखा है, और आंसर गलत आ गया इसका मतलब फीडबैक सही नहीं आया, इसका मतलब समझ में नहीं आया। यस सर नो? तो फीडबैक के कितने टाइप होते हैं? दो। कितने? दो। एक तो कैसा? पॉजिटिव फीडबैक, और एक कैसा? अब आपको ये बताना है, ये फीडबैक ले रहा हूं, प्रोसेस में चल रहे हैं अपन। तुम्हें लग रहा होगा सिर्फ समझा रहे, नहीं, प्रोसेस चल रहा है ये। अब बताओ, फीडबैक अगर पॉजिटिव होगा तो आपके समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ये फीडबैक क्या है? नहीं समझे क्या? ये तुमने फीडबैक दिया है कि तुम्हारे समझ में आया, तो ही तुमने क्या कहा? यस। सवाल क्या था? कि फीडबैक अगर पॉजिटिव होगा तो बच्चे को समझ में आया या नहीं आया? तो तुमने क्या कहा? आया, है ना? आया तो जाओ, ठीक है। तो भाई साहब फीडबैक क्या आया? पॉजिटिव आया। तो बच्चे के समझ में आया कि नहीं आया? और समझ में आ गया तो इसी फीडबैक को जो पॉजिटिव है उसको हम पुनर्बलन में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? जैसे ही तुम्हारे कोई दिमाग में चीज समझ में आई तो तुम्हारा दिमाग क्या कहेगा? हाँ यार ठीक है ना, जिस काम के लिए यहाँ बैठा हो ना, माथा मार रहा हूँ, उसमें कुछ थोड़ा घुस तो रहा है। यस और नो? ये चीज आपको पॉजिटिव करेगी या नेगेटिव? और आगे बढ़ने तो प्रेरित करेगी या पीछे बढ़ने तो? इसका मतलब पॉजिटिव फीडबैक पुनर्बलन का काम करेगा क्या? आया ना? बेटा उस उन राहों की तरफ नहीं देखना है, गलत बात, ठीक है। ये राहें आसान नहीं है। हाँ, थोड़े दिन रुक जाए, फिर घर वालों को मैं बोल दूंगा, तेरे से नहीं बोला जाएगा तो, लेकिन अभी नहीं, है ना? अभी ये राहें मुश्किल है ना? गलत कोर्स का चयन कर रहा है। पाठ्यक्रम सही रखो, ओके? हाँ, तू तो अभी थोड़ा छोटा है, तू कोर्स बड़ा चुन रहा है ना? ठीक नहीं है। हाँ, ओके। तो भैया मैं तो ऐसा ही हूँ, अपन को पता चला गड़बड़ है, तुरंत हिसाब किताब मैं पास रखता ही नहीं। हाँ, तो भाई साहब ये पॉजिटिव फीडबैक किसका काम करेगा? यस सर नो? ये लो साहब, पुनर्बलन का काम कर दिया, कर दिया। अब दूसरा पार्ट क्या है? फीडबैक कैसा मिला? इसका मतलब क्या निकला? समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तो बोलो क्या करना चाहिए? दोबारा समझाना चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर नो? तो नेगेटिव फीडबैक पुनः प्रस्तुति को लाएगी कि नहीं लाएगी? यस सर नो? ये लो साहब, पुनः प्रस्तुति आ गई कि नहीं आ गई? चलो, अब फीडबैक पॉजिटिव मिल गया आपको, तो फीडबैक पॉजिटिव मिल गया तो पुनर्बलन मिल गया, तो बच्चे को नया खंड पढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये लो साहब, नवीन खंड की प्रस्तुति। किसकी? नवीन खंड की प्रस्तुति। ये लो, नवीन खंड की क्या दोस्तों? प्रस्तुति कर दी। क्या फिर से वापस क्या प्राप्त करोगे? फीडबैक।
क्या करोगे? और फीडबैक कितने प्रकार का? अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे, और नहीं समझ में आया तो दोबारा से प्रस्तुत करेंगे। और यहाँ क्या है? पुनः प्रस्तुति। पुनः प्रस्तुति के बाद में क्या प्राप्त करेंगे? फीडबैक। फिर से लो, समझ में आया या नहीं आया। मान लीजिए अगर ये प्राप्त हो गई तो ये किसको देगी? पुनर्बलन को। और पुनर्बलन को देगी तो नवीन खंड की प्रस्तुति होगी कि नहीं होगी? तो नवीन खंड की प्रस्तुति कर दी और फिर से क्या प्राप्त करें? फीडबैक। और अगर फिर भी नहीं समझ में आए, फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर से वापस क्या करेंगे? जब तक फीडबैक पॉजिटिव प्राप्त न हो जाए तब तक अपने को क्या करना है? इसको छोड़ना नहीं है। यस सर नो? चलिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम छोटे छोटे खंडों में पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। यस सर नो? और प्रस्तुति पश्चात क्या? प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि पश्चात पुनर्बलन, पुनः प्रस्तुति, नई नवीन विषय की प्रस्तुति, फिर से फीडबैक, फिर से क्या? पुनर्बलन। इसका मतलब क्या? हम छोटे छोटे खंडों में, आंशिक खंडों में विषय वस्तु को रखते हुए पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर नो? इसी को हम क्या कहते हैं? आंशिक क्रिया नियम। ठीक है, तो ये होगा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या होता है? चौथा नियम होता है समरूप तत्वों का नियम। क्या बेटा? समरूप तत्वों का नियम या अनुरूप तत्वों का नियम। अगर एक विषय की विषय वस्तु दूसरे विषय से मिलती जुलती है तो पहले वाले विषय वस्तु की समरूपता दूसरे वाले विषय वस्तु में लाभ देती है। जैसे संस्कृत ग्रामर के नियम हिंदी व्याकरण में क्या देते हैं? लाभ देते हैं। तो दोनों में रूप में क्या है? समानता है। तो समरूप तत्व बोल दो या अनुरूप तत्व बोल दो, दोनों में क्या मिलता है बेटा? लाभ मिलता है। इसी को हम क्या कहते हैं? समरूप तत्वों का नियम। और नंबर 5 आता है बेटा आत्म सात्मीकरण का नियम। क्या आता है बेटा? आत्म सात्मीकरण का नियम। और आत्म सात्मीकरण का नियम का मतलब है अगर कोई चीज हमारे जीवन में लंबे समय तक रहती है, क्या होती है बेटा? लंबे समय तक रहती है, तो वह विषय वस्तु हमारे जीवन का अहम अंग बन जाती है और उस काम को करने के लिए हमें अधिक ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एक सामान्य सा एग्जाम्पल है, फौजी आदमी होता है, आर्मी में 20 साल तक सर्विस करता है। ठीक है, आर्मी 20 साल तक सर्विस करने के बाद जैसे ही वो अपने सिंपल लाइफ में, सिविल लाइफ में आता है, लेकिन क्या वो आदतें छोड़ देता है? क्या सुबह उठते ही दाढ़ी बनाता है कि नहीं बनाता है? न वो खुद सोता है न सोने देता है। सुबह जल्दी उठ गए, सबको हाई अलर्ट मोड पे ले आता है, बोलो चलो घूमने चलेंगे। अब लोगों को 8 बजे तक सोने की आदत है, बाकी घर वालों को कहेंगे यार ये तो वहीं ठीक था। वो क्या था? वहीं ठीक था कि नहीं? हाँ, साहचर्य भी कहते हैं बिल्कुल। तो वो वहीं ठीक था। फिर आप फौजी आदमी को क्या करो, दाढ़ी बनाने की आदत होती है भयंकर, क्योंकि 20 साल तक ये काम किया। अब सुबह उठते ही उनको मतलब जो भी काम किया फिर दाढ़ी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? फौजी आदमी को आप शीशा मत दो दाढ़ी बनाने के लिए, बहुत कुछ मत दो, पानी दे दो और क्या दे दो? ब्लेड दे दो, रेजर दे दो, बस। उसके अलावा उसको कुछ मत दो। वो भाई साहब आईडिया से भी बिल्कुल टकाटक अगली 1 मिनट में पूरी कंप्लीट कर देगा सेविंग। यस और नो? क्यों कर देगा? उसका कारण है, क्योंकि वो गुण उसके दिमाग में फिट नहीं है, वो गुण उसकी मांसपेशियों में, मानसिक जो यहाँ होना चाहिए था, वही गुण उसकी मांसपेशी स्मृति का शिकार हो गया कि नहीं हो गया? और अब क्या उस काम को करने के लिए उसको ध्यान देने की आवश्यकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मस्कुलर मेमोरी बदल गया, मनोगामक विकास हो गया है और अब वह उसकी मांसपेशियों के अंदर समा गया है, आत्मसात हो गया है। तो बच्चे को, उस व्यक्ति को ऐसा करने के लिए आवश्यकता नहीं होती है। एक बस कंडक्टर था, बैंक में गया पैसे निकलवाने के लिए, स्लिप भर दी उसने। स्लिप भरने के बाद में उसने क्या किया? बैंक मैनेजर को दे दिया, लाओ पैसे दो। मैनेजर ने साइन मिलाए, साइन नहीं मिले, तो बोला भाई मैं तो पैसे नहीं दे सकता, तुम्हारे साइन नहीं मिल रहे। बोले क्या बात होगी? बोले साइन नहीं मिल रहे तो कैसे दे दूं पैसे?
मैनेजर ने कहा ये मेरा कार्ड है, कार्ड देखो आराम से, आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैं वास्तविक, अब मैनेजर जो वो था, क्या बोलते हैं, कंडक्टर था, वो सही था, अब साइन भी नहीं रहे। अब साइन, झगड़ा हो गया तो मैनेजर ने पुलिस को बुला लिया। वहां एक आदमी और खड़ा था, उसने कहा यार रुको एक मिनट, झगड़ा मत करो, वापस भर दो, हो सकता है साइन। उसने वापस साइन किए, फिर नहीं मिले, फिर से पंगा फंस गया। अब फिर लड़ने लगे तो पुलिस वाले बोले, मैं उसको कंडक्टर को बोला चल स्टेशन चलते हैं तब बात करेंगे। वो बोले मैं क्यों जाऊँ, मैंने अपराध क्या किया है? बोले जालसाजी करो। बोले ये मेरा कार्ड लो सरकारी, तो अपना सरकारी आईडी कार्ड दिखा दिया। तो पुलिस वाले भी झंझट में पड़ गए। बोला क्या काम करते हो? बोले बस कंडक्टर हूँ। बोला बस कंडक्टर है। तो एक आदमी और बैठा था, बोले भैया रुक जाए एक बार, वापस एक पर्ची ले। बोले क्या फर्क पड़ेगा? बोले 3 बार तो करवा ली। बोले एक बार और कर। अब जैसे ही वो पर्ची पर साइन करने लग गया तो उस व्यक्ति ने कंडक्टर को हिलाना शुरू कर दिया। हिलाना शुरू कर दिया और हिलते हिलते अब वो क्या कर रहा है, साइन कर रहा है। साइन मिल गए भाई साहब। क्यों मिले बताओ? क्योंकि कंडक्टर की आधे से ज्यादा लाइफ हिलते हिलते निकलती है। यस और नो? कंडक्टर को पता ही नहीं चलता है कि बस चल रही है कि नहीं, उसको लगता है मैं सामान्य हूं, हिलती हुई बस में सामान्य रहता है वो। अपने को पता चलता है बस में दिक्कत हो रही है, कंडक्टर को नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि बेचारे की आदत ऐसी होगी। शुक्र है जिंदगी के बहुत सारे काम उसने हिलते हिलते नहीं किए, वरना गड़बड़ हो जाती है ना। चलो अच्छी बात है कि सही नहीं करता है, वो टिकट काटता है ना। अगर और कुछ काम कर लेता तो गड़बड़ हो जाता, निर्धारण करना मुश्किल हो जाता है कि कौन से शहर का क्या है ना। क्योंकि इस शहर में था, वो चला, पता चला कि सुबह तो वहां पहुंच गया है ना, तो ठीक नहीं लगता है। ओके, कहने का मतलब ये है कि जब कोई काम लंबे समय तक जीवन का हिस्सा रहता है तो वह कार्य आत्मसात गुणों का हिस्सा बन जाता है। उस काम को करते समय अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको मांसपेशीय स्मृति विकास भी कहते हैं या मनोगामक विकास भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके 5 नियम हो गए हैं। उसके बाद में इसके वो लिख लेंगे अपन, क्या बोलते हैं, अरे महत्व है ना, कि महत्व क्या क्या होंगे, उसके बाद ही पूरा हो जाएगा। चलो, तो ये लगा दी क्या? तो नीचे हेडिंग डालोगे आप। पहले कल क्या हो गए थे? मुख्य नियम। अब हेडिंग डालो थॉर्नडॉय के गौण नियम। फिर ये डायग्राम बना लेंगे दोनों ना, मछली वाले ये बाद में प्रयोग कर लेंगे। अरे नहीं, अन्य प्रयोगों में आएगा, बाद में करेंगे इसको। लिखो बेटा, पहला नियम लिखो, बहु प्रतिक्रिया नियम। बहु प्रतिक्रिया नियम इस नियम के अनुसार बालक उद्देश्य प्राप्ति हेतु
बहुत सारी अनुक्रियाएं अपनाता है, बहुत सारी अनुक्रियाएं अपनाता है, और ये अनुक्रियाएं तब तक अपनाता है जब तक उसे सही अनुक्रिया का चयन ना हो जाए। जब तक उसे सही अनुक्रिया का चयन ना हो जाए, सही अनुक्रिया का चयन ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 लिखो, मानसिक मनोवृत्ति का नियम। मानसिक मनोवृत्ति का नियम मानसिक मनोवृत्ति का नियम। देखें, इस नियम के अनुसार यदि अधिगमकर्ता का सीखने के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक है तो सीखना सहज होता है। दृष्टिकोण सकारात्मक है तो सीखना सहज होता है। और यदि दृष्टिकोण नकारात्मक है क्या है, नकारात्मक है, तो सीखना मुश्किल होता है। अतः अधिगमकर्ता की मानसिक मनोवृत्ति सकारात्मक होनी चाहिए। अधिगमकर्ता की मानसिक मनोवृत्ति सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक होनी चाहिए। क्लियर? नंबर 3 लिखें, आंशिक क्रिया नियम। आंशिक क्रिया नियम ये बनाओ, इधर वाला। सूक्ष्म खंड प्रस्तुति प्रतिपुष्टि को दो प्रकार से, पुनर्बलन और पुनः प्रस्तुति में पॉजिटिव नेगेटिव बना के फिर बनाना है।
लिखें, इस नियम के अनुसार विषय वस्तु को सूक्ष्म खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सूक्ष्म खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और प्रस्तुति पश्चात आवश्यक प्रतिपुष्टि प्राप्त की जाती है। प्रस्तुति पश्चात आवश्यक प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त किया जाता है। यदि प्राप्त प्रतिपुष्टि सकारात्मक है क्या है? सकारात्मक है, तो यह सकारात्मक प्रतिपुष्टि किसका काम करेगी? पुनर्बलन का कार्य करती है। तो यह सकारात्मक प्रतिपुष्टि पुनर्बलन का कार्य करती है। पुनर्बलन का उपयोग करते हुए नए खंड की प्रस्तुति की जाती है। नए खंड की क्या की जाती है? प्रस्तुति की जाती है। और यदि प्रतिपुष्टि, ये दूसरे हाफ आएगा ना, पहला पॉजिटिव हो गया, अरे पॉजिटिव नेगेटिव था ना, और यदि प्रतिपुष्टि क्या है? नकारात्मक है, प्रतिपुष्टि नकारात्मक है, ठीक है, तो विषय वस्तु को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। विषय वस्तु को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण विषय वस्तु को क्या? संपूर्ण विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में प्रस्तुत करते हुए पूर्ण किया जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में प्रस्तुत करते हुए पूर्ण किया जाता है। लिख लिया? फिर लिखो समरूप अनुरूप तत्वों का नियम या सादृश्यता का नियम। लिख लिया?
अनुरूप तत्वों या समरूप तत्वों का नियम। देखें, जब पूर्व में सीखी गई क्रिया, जब पूर्व में सीखी गई क्रिया या ज्ञान पूर्व में सीखी गई क्रिया या ज्ञान या विषय वस्तु नवीन समस्या के समाधान में या नवीन विषय को समझने में सहायता करे, जैसे संस्कृत ग्रामर के कुछ नियम हिंदी ग्रामर में उपयोगी होते हैं। अतः इन नियमों का उपयोग हिंदी व्याकरण में किया जा सकता है। क्योंकि दोनों विषयों में समरूपता शामिल है। क्या है? एक वो है एक एग्जाम्पल के प्रेमिका की पर्स में फोटो रखना और उसको देखकर उससे बातें करना, है ना। ये मतलब कब की बात है ये? 1990 के आसपास के, है ना। फौजी आदमी होते थे बेचारे, या ट्रक ड्राइवर होते थे, है ना, जिनका लंबे समय तक ड्राइविंग करना होता था, तो अपने फैमिली फोटो रखते थे। और जब फैमिली की कमी लगती तो अब तो वीडियो कॉल कर लेते हैं लोग, सभी कहीं से भी बात कर लेते हैं, है ना। आजकल तो वीडियो कॉल पे पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, अलग बात है। लेकिन वो मतलब बात कर लेते हैं, तो बात कर रहे थे तो नॉर्मल सी बात है, तो वो फोटो से बात करते थे ना। हाँ, अब जैसे कई सारी लड़कियां होती, लड़कियों में एक, अब आप लड़कियों का एग्जाम्पल देता हूँ तो ये मत कहना सर आप लड़कियों के एग्जाम्पल क्यों देते, तो लड़कों के भी देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तुलना बराबर की रखते हैं। तो लड़कियों के पास एक वो बड़ा सारा गुड्डा होता है, होता है। लाली तो है ना, पक्की बात है ना। वो होता है ना रेड कलर का रोएदार बालों वाला टेडी बियर टाइप का। अब जिसकी जितनी हैसियत होगी उतना बड़ा ले आते हो ना, देने वाला चाहिए बड़ा। तो जब उसके बाबू फोन नहीं उठाते, बाबू से नाराज हो जाता है, बाबू नाराज हो गया किसी बात को, तो बाबू का फोन नहीं उठाया था, तो बाबू नाराज हो गया, खूब फोन किया, बाबू ने फोन नहीं उठाया। अब वो उस बाबू की यादों को, है ना, खुद सोई हुई है ऐसे यूं सो रखी है, उसको भी सुला रखा है ना, और उसके नाक कैसे करते, बाबू ने थाना खाया, बाबू ने थाना खाया। मनी मन हंस रही हो, सब पता चल रहा है, हंस रहे हो।
तो ये कौन सा नियम है? समरूपता का। आप खाना खा के आए कि नहीं आए सर के साथ में? खाए पक्का? अकेले अकेले नहीं, वो साथ गए होंगे ना, सही बात है। शनिवार को गए थे क्या? कल गए थे? आपने शनिवार की बात कही थी, हमने सोचा शनिवार को गए। अच्छी बात है, सीखो मैडम से कुछ है। क्या कह रहे हो? इधर क्या बोल रहे थे? कुछ बोला क्या? लिखो भी, अगला लिखो, आत्म साथ में गण का नियम। फील करना है सब्जेक्ट को, इतना भी नहीं करना है ना कि खो ही जाओ। हाँ, आप, मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन लाइफ जीना जरूर सीख जाओगे। 2.5 महीने रहोगे मेरे साथ, तो ऐसा नहीं आप सब्जेक्ट बहुत अच्छा सीखेंगे, ये भी पक्का बता रहा हूँ। और सब्जेक्ट की आपकी पूरे राजस्थान में आप बिल्कुल अलग रहोगे सबसे, कंटेंट के मामले में भी, समझने के मामले, सब चीज़ों में। लेकिन आप जिंदगी जीना भी सीखोगे। ऐसे मैं मेरे बच्चों को स्ट्रेस में नहीं रखता हूँ, ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजी ऐसा नहीं है ना। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, इसको बदनाम कर रखा है लोगों ने, कुछ तो गलत पढ़ा के बदनाम कर रखा है। लोगों को सही नहीं आता है, लोगों ने उसको हिंदी की तरह पढ़ा रखा है, पता नहीं क्या से क्या लिखवा दिया। इसका एक लेवल है सब्जेक्ट का, आप इसके साथ ऐसे नहीं कर सकते। हर किसी आदमी तो एक्सेप्ट नहीं करता है, फर्जी आदमी हो तो एक्सेप्ट नहीं करता है। दिक्कत यह है कि सब्जेक्ट के टीचर्स की कमी है, तो मजबूरी में लोगों को एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। 5वां लिखो, आत्म सात्विकरण का नियम। हाँ, वो एग्जाम्पल लिख लेना ना। प्रेमिका की अनुपस्थिति में प्रेमिका की फोटो से बात करना। फोटो लिख लेना, फोटो नहीं लिखो तो, है ना, लिख लो। अरे सवाल आया हुआ है, मजाक नहीं कर, तुम्हें मजाक लग रहा था कि सवाल आया हुआ है ना। प्रेमिका की अनुपस्थिति में प्रेमिका की फोटो से बातचीत करना। क्या मैडम कुछ याद आ रहा है क्या? हैं? याद नहीं आ रहा? अरे कुछ तो याद करो क्या। एक जिंदगी मिली है, फिर कब याद करोगे? निकल जाएगी तब याद करोगे। हाँ जी, हाँ, लिखो, आत्म सात्मीकरण का नियम या स्वांगीकरण का नियम। आत्म सात्म, अरे सही शब्द बोला, स्वांगीकरण, इतना बुरा रिएक्शन क्यों देते हो? आत्म सात्मीकरण का नियम या स्वांगीकरण, मैं लिख दूंगा, स्वांगीकरण का नियम। स्वांगीकरण का नियम देखिए, जब कोई क्रिया या गुण, जब कोई क्रिया या गुण लंबे समय तक जीवन का हिस्सा रहता है, जीवन का हिस्सा रहता है, तो वह क्रिया या गुण, क्रिया या गुण आत्मसात गुणों में बदल जाते हैं। आत्मसात गुणों में बदल जाते हैं। आत्मसात गुणों में बदल जाते हैं और उस क्रिया को दोहराते समय
उस क्रिया को दोहराते समय बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये हो गया आपके कौन से गौण नियम। ठीक है, अब आपको हेडिंग डालनी है थॉर्नडाइक द्वारा किए गए अन्य प्रयोग, और वो अब डायग्राम बनाने हैं अपने को ना। वो होने तो चाहिए थे प्रयोगों के बाद, पहले प्रयोग के बाद ही हो जाने चाहिए थे, फिर अपने वो पहले मुख्य नियम करवा दिए तो फिर वो अलग अलग हो जाता। अब वो लिख लो साथ में। तो पहला तो कौन सा बनाओगे, जल पट्टी का प्रयोग, ये वाला है ना, जल पट्टी का प्रयोग, या फंडुलस मछली है, जल पट्टी का प्रयोग, कैसे हंस रहे हो? क्या हो गया? इसकी बातों की हंस रही है, ये पता क्या करें, मरवाओगी क्या? मार दोगी? नहीं, देखो थोड़ा साइज देख के बात करो है ना। बैलेंस होना चाहिए पीटने पीटने वाले में। होली के बाद आपकी 2 क्लास और स्टार्ट हो जाएंगी, 2 क्लास और हो जाएंगी स्टार्ट, है ना, 1 बजे तक क्लास हो जाएगी आपकी। होली मनाया हो तुम लोग आराम से, है ना, तसल्ली से रंग वंग लगा लेना ना, हैं? क्या कह रहे हो? कोई लगवाए नहीं तो लगवाए नहीं तो खुद के लगा लेना और शीशे में देख लेना तो डबल डबल फीलिंग आएगी। शीशे में देखते हुए लगाना खुद को, ऐसे लग रहा है कि जैसे दूसरे को लगा रहे। फिर भी कुछ तो मौका ले ही लेते हैं ना, भीड़ का फायदा उठा ही लेते हैं। मैं तो भाई साहब 4 दिन सोऊंगा खींच के। पिछले 6 महीने से मैं जानता हूं मेरी क्या हालत हुई है। आप सोच सकते हो, सुबह 7 से लेकर नॉन स्टॉप रात को 11 बजे तक पढ़ाना, 6 महीने तक लगातार, जिसमें पैर टूटा हुआ था, सूजा रहता था, मोटा हो जाता था आगे से बिल्कुल, ये उठा के ले जाते थे मेरे को अंदर। तो रीट के एग्जाम के बाद तुम लोगों ने 2-3 दिन छुट्टियां मनाई होंगी, हमारे तो वो भी नहीं हुई। पहले पेपरों पे चलता रहा, उसके तनाव में रहा, फिर वो दूसरे दिन क्लास लग गई। अब 4 दिन की छुट्टियां होंगी, ठीक है, इसमें कोई काम नहीं है। यूट्यूब की क्लास आएंगी, वो रिकॉर्ड कर देंगे कल ही। आराम से घर जाके चटनी रोटी खाएंगे साथ के साथ, क्योंकि पेट का पूरा खानदान खराब हो गया सब्जियां खा खा के। तो सिंपल रोटी सब्जी है ना, चोले वाली, और खा के सो गए, फिर खा लिया फिर सो जाएंगे, तभी आनंद आएगा। ऐसे देखो इस समय चने की चटनी बनती, चने हरे चने नहीं आते क्या, उनकी चटनी बनती है बढ़िया लाल मिर्च के साथ में। और फिर रोटी सिखवाओ बाजरे वाली, उस पर डालो घी, उस पर डालो शक्कर, पहले वो खाओ और फिर चटनी डालो और फिर दही के साथ वो खाओ, और फिर
हल्का सा पेड़ की छांव के नीचे सो जाओ, उठाने वाला नहीं होना चाहिए कोई। हाँ तो शहर में रह रह के मतलब सारा पेट का खानदान खराब हो जाता है। देखो गांव से आते हैं जब बोतल छाछ की लेके आते हैं, कितनी अच्छी लगती है, 3 दिन तक पीते हैं उसको। फिर याद आता है गांव कैसा होता है। यहाँ पता चलता है ना, पीजी वाला खाना खाते हो। बना लिया, दोनों बन गए, तो वो उधर वाले बना लो, और क्या करना है। भूल भुलैया प्रयोग चूहे पर, सेम सीन, तो वो कंसेप्ट सेम रहेगा, लिखवाना नहीं इसमें, बस याद रखना है कि प्रयोग किया था भाई। वो कंसेप्ट तो सेम है ना, किया सेम था। तो ये याद रखना है कि जलपट्टी का प्रयोग किस पे किया था, फंडुलस मछली पे किया था, और भूल भुलैया प्रयोग चूहे पर किया था। मोहित शर्मा लिख रहे हैं, सर इतना पढ़ाने का शौक होता है या पैसे का चक्कर? हाँ बेटा, तू तो शौक से ही पढ़ रहा है ना, तुझे पैसे चाहिए ही नहीं, काहे को नौकरी की तैयारी कर रहा है। पैसा बहुत कुछ है भाई, ये कहना कि नहीं नहीं मेरे को शौक है ना, कोई शौक नहीं है। शौक 2-4 घंटे का होता है, उसके बाद पैसा भी जरूरी है ना। हाँ, शौक से पेट नहीं भरता बाबू, कमाना पड़ता है अच्छा लाइफ के लिए। और अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो आपको मेहनत करनी चाहिए, और जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए, खींच के, तभी तो मजा है लाइफ का, उसी में आनंद आ जाएगा। अच्छी मेहनत करोगे ना, फील आता है इंसान को, बढ़िया लगता है। लिख लिया, नीचे नोट डाल के लिखो, बना लो, भूल भुलैया बना लो, चूहे को निकालो बेचारे को बाहर, दुखी हो जाएगा अंदर तो। एक ये मोबाइल को साइलेंट पे रख के लाया करो यार, है ना। एक सेकंड नहीं लगती है, ऊपर से यूं किया और टक, मामला खत्म, गला घोंट दो बस। चलिए अब तो लिखें, निकल गया होगा चूहा अभी तो बाहर। लिखें, ओहो, और क्लास लगाओ गुरुजी, अच्छा। इस बार सिलेक्शन करवा दोगे ना गुरुजी? बेटा मैं तो पढ़ाने का काम करूंगा, सिलेक्शन तो तुझे करवाना अपना, तुम पढ़ोगे नहीं तो कहां से होगा। देखो सिलेक्शन लड़कों का लड़कियों का ही होता है ना, मतलब पढ़ने वालों का होता है ना। अब वो तुम कितना, टीचर तो सबके लिए कांस्टेंट है। अब मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ, है ना, वो जो सेलेक्ट होगा उसको भी पढ़ा रहा हूँ मैं, जो नहीं सिलेक्ट होगा उसको भी पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब हमारी तो मेहनत कांस्टेंट है, हम तो दोनों के लिए केवल हैं भाई। जिसका सिलेक्शन हुआ उसको भी पढ़ा रहे हैं, जिसका सिलेक्शन नहीं होगा उसको भी पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम तो न्यूट्रल हो गए। आपके खुद के एफर्ट कितने अच्छे हैं ये तय करेगा सिलेक्शन। अरे मास्टर वास्टर नहीं करवाता है सिलेक्शन, आप खुद अपने प्रयास कितने कर रहे हो। हमने तो पढ़ा दिया सारा, अब तुमने पढ़ा ही नहीं तो अंदर क्या करोगे। ठीक है ना, लिखो नोट डाल के। गोपाला स्वामी ने मनुष्य पर प्रयास एवं त्रुटि से संबंधित प्रयोग किए। मनुष्य पर प्रयास एवं त्रुटि से संबंधित प्रयोग किए। प्रयास एवं त्रुटि से संबंधित क्या किए, प्रयोग किए। ठीक है,
हो गया सारा ना। अब लिखो थॉर्नडाइक सिद्धांत का महत्व है। सिग्निफिकेंस ऑफ थॉर्नडाइक थ्योरी। इसमें पहला लिखो असफलता से सफलता की ओर। असफलता से सफलता की ओर। फिर लिखो निराशा से आशा की ओर। अभ्यास से अनुभव की ओर। त्रुटि से सुधार की ओर। आदमी गलतियां करता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, सुधार। त्रुटि से सुधार की ओर। अंश से पूर्ण की ओर। अरे छोटे छोटे खंडों में प्रस्तुत नहीं कर रहे थे क्या? और फिर पूर्ण विषय वस्तु नहीं की क्या? सूक्ष्म से स्थूल की ओर। सूक्ष्म से स्थूल की ओर। दुख से हर्ष की ओर। दुख से हर्ष की ओर। एक लिखो टाई बांधना सीखना। टाई बांधते हैं ना, अभ्यास पर आधारित है। अभ्यास छोड़ दो, टाई बांधना तुम्हें आती है फिर भूल जाओगे, फिर सीखनी पड़ेगी। टाई बांधना सीखना, लिख लिया। उसके बाद लिखो भाषा संशोधन में। याद है तुम्हें अपने पहली क्लास में नोटबुक के अंदर एक लाइन लिख के देती थी मैडम या टीचर, और अपन उसी लाइन को बार बार लिखते थे। तो इससे सीखते कुछ नहीं थे, उससे अभ्यास होता था ताकि शब्दों पर अक्षरों पर क्या बन जाए, लिखने की पकड़ बन जाए। तो सुंदर लेख के लिए नहीं लिखवाते थे क्या, है ना? तो नीचे लिखो सुंदर लेख या श्रुति लेखन में। सुंदर लेख या श्रुति लेखन में। ओके। एक है स्मृतिकरण में अभ्यास महत्वपूर्ण है। स्मृतिकरण, स्मृतिकरण का मतलब याद करने में। तो भाई साहब केवल रटने को बदनाम मत करो, है ना, कि रटकर सीखना बेकार है। बचपन में सीखना होता ही रटकर है। थोड़ा याद कीजिए, पहली दूसरी क्लास का सबसे लास्ट वाला पीरियड, दो लड़के आगे चलकर भाई साहब कितना जोर लगा के इकावड़ी को एक, दुए को दो, और पूरा सुर, कुछ तो आंख बंद करके ऐसे पूरी टैर बांधते थे भाई साहब। क्या गजब का म्यूजिक होता था उन बच्चों का, ये सर नो। और जैसे ही पहली क्लास में वो आवाज आने लग गई, और अगर पहली क्लास के बच्चों को 8वें पीरियड के बजाय 5वें पीरियड के अंदर मूड बन गया कि हमें तो पहाड़े कहने हैं, सोचना बात आपको। और अगर बच्चों ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया, पूरी स्कूल में एक मैसेज जाता है कि छुट्टी होने, ये कंडीशनिंग प्रभाव है, अनुबंधन प्रयोग है किसका, पावलो का। गलती से पहली क्लास का बच्चा बैग लेके भाग लिया अचानक से 7वें पीरियड में ही, है ना, तो घंटी की आवश्यकता नहीं है, वो संकेत अधिगम है। अब सट्टा देने से बाकी बच्चे भी दहन देने से दूसरी तीसरी के भाग लेंगे, फिर क्या है, फिर तो छुट्टी है। एक बार भाग ले फिर सोचते भी नहीं, गुरुजी रोकते रहो, क्या दिक्कत है। साइकोलॉजी की किताबों में मत ढूंढो, है ना, लाइफ में टटोलो, मिल जाएगी।
तो जो पहाड़े याद करवाए जाते थे ना सारे बच्चों को, दोहराया जाता था लास्ट वाले पीरियड के अंदर, वो क्या कर रहे थे? स्मृतिकरण, मेमोरी में जा रहा था। तो जो हर्बर्ट स्पेंसर ने स्मृति उपागम बताया ना, उसके अंदर रटने के माध्यम से सीखता आदमी, तथ्यों को नहीं समझता है, वो समझ विकसित बोध नहीं होता है, वो सिर्फ चीजों को रटता है और अपनी मेमोरी में डालता है। वो चीज है क्या, उसका क्या अर्थ है, उसको कोई मतलब नहीं है। भारत का राष्ट्रपति होता है। अगर राष्ट्रपति में आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दूसरा नाम ले दिया ना, वो तो उसको याद कर लेगा। उसको रटने से मतलब है, उसको समझ से कोई मतलब है। उसको ये नहीं पता होता है कि भारत के राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली होती है एकलमत संक्रमण प्रणाली होती ना, उसको इतना पता है कि राष्ट्रपति होता है। और उसने अपने, अगर आपने उसके गांव के राष्ट्रपति, घर के, देश के राष्ट्रपति बजाय गांव के सरपंच का नाम राष्ट्रपति की जगह लिखवा दिया ना, तो वो राष्ट्रपति का, सरपंच का नाम भी राष्ट्रपति मान लेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के इस लेवल पर समझ होती ही नहीं है। वो सिर्फ चीजों को क्या करता है, रटता है। तो एक बात ध्यान रखना, बहुत नवीनता के चक्कर में हम पुरानी चीजों के महत्व को नहीं कर सकते। लोगों ने, पहले वाले वैज्ञानिकों ने अगर कुछ रिसर्च किया ना, तो उन्होंने भी सोच समझ के किया, बिना बेवकूफी नहीं है। खाली निर्माणवाद के चक्करों में छोटा बच्चा, जो 6-7 साल का बच्चा, वो निर्माणवाद के प्रयोग कर ही नहीं सकता है। उसका ब्रेन का सेटअप ही रटने का है, तो रटेगा ही ना वो। फिर 5वीं 6ठी क्लास के बाद समझ विकसित होगी, तब वो बोध आधारित करेगा 12वीं क्लास तक। अभी कॉलेज में जाएगा तो उसका चिंतन बहुत अच्छा हो जाता है, तो चिंतन आधारित करेगा। अब समझ में आ गई बात, पहाड़ी क्यों याद करवाते थे? अरे समझ में आया? कखगढ़ पहाड़ी गिनती क्यों बुलवाते थे? अब मीनिंग समझ में आ गया? इसलिए, क्यों? क्योंकि स्मृतिकरण में अभ्यास का क्या है, महत्व है। एक लिखो भाषा संशोधन में, लिख लिया? सुंदर लेख लिख लिया? भाषागत सुधार वगैरह हो गया? चलो ठीक है। उसके बाद आप लिखो ये, एक लास्ट और लिखो, थोंडोइक के अनुसार अधिगम के सोपान। थोंडोइक के अनुसार अधिगम के क्या सोपान? पहला लिखो नीड, आवश्यकता। फिर योग लक्ष्य, ठीक है। आवश्यकता को ऊपर आवश्यकता लिखा ना, आवश्यकता के ओब्लिक लगा दो मोटिव, मोटिव है ना, ओके। फिर हो गया लक्ष्य। अब उसमें से आप लक्ष्य ढूंढते हैं आवश्यकता में से, ये मेरी आवश्यकता, ये मेरा क्या बना लिया, लक्ष्य। और लक्ष्य पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, काम करोगे। तो काम करोगे तो क्या आएगी, बाधा आएगी कि नहीं आएगी? तो फिर लिखो बाधा, नया सोपान है बाधा। फिर लिखो अधिगम स्थिति, फिर लिखो अनुक्रिया, ओके। फिर लिखो समायोजन, अब समायोजन में क्या करेंगे, हो सकता है कुछ चीजें गलत हो सकता है कुछ चीजें क्या हो, सही हो। तो अपन सही चीजों का तो क्या करेंगे, चयन करेंगे, और गलत चीजों को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो धीरे धीरे व्यवहार में क्या आएगा, तो पहले अस्थायी परिवर्तन आता है, अचानक से स्थायी नहीं आता, और फिर धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्थायी। तो समायोजन लिख लिया, फिर लिखो अस्थायी परिवर्तन, ओब्लिक परिणाम, और लास्ट में लिखो स्थायी परिवर्तन।
अभी तो पूछा नहीं गया, लेकिन पूछ ले तो भी काहे को रिस्क लो। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोंडोइक महोदय को विदा करो, पूरा हो गया है। 2 हो गए, एक तो वाटसन हो गया है, एक कौन सा हो गया आपका? अब हेडिंग डालो, इवानोविच पेस्टोविच पावलोव का सिद्धांत। इवानोविच पेस्टोविच पावलोव। पावलोव का सिद्धांत, आईपी पावलोव। देखो ये भाई साहब क्या है, रूस की सेना में शल्य चिकित्सक है। क्या है? शल्य चिकित्सक है। इससे पहले सेना जो ऑपरेशंस करती थी जितने भी, क्योंकि रूस बहुत ज़्यादा वो क्या रहा है, अशांत एरिया रहा है बेटा। यूएसएसआर था ये तब, और ये जो यूक्रेन वाला विवाद चल रहा है तो ये रूस का हिस्सा ही था। क्रीमिया, रूस, लेबनान, लीबिया, है ना, ये सारे किसका हिस्सा थे? उज्बेकिस्तान, है ना, कजाकिस्तान वगैरह, ये सारे रूस का हिस्सा हैं। तो ये पहले यूएसएसआर था, फिर ये टूट गया था रूस। तो विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति थी रूस। अमेरिका तो पर ये रूस टूटने के बाद मामला बैठा है इसका। तो जब ऑपरेशंस होते थे तो सैनिक को जिस परिस्थिति में हम ट्रेनिंग देते थे वो तो अलग होती थी। क्या होती थी? और युद्ध की परिस्थितियां क्या होती थी? अलग होती थी। तो सैनिक डर कर भाग जाते थे या असफल होने लग गए। तो रूस की आर्मी ने एक ये कहा कि भाई नहीं, ऐसे तो बात बनेगी नहीं, हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो 1903 में रूस की मिलिट्री ने इवानोविच पेस्टोविच पावलोव के साथ मिलकर एक थ्योरी पर काम किया, एक प्रोजेक्ट पे काम किया। किस पे काम किया? प्रोजेक्ट पे काम किया। और 1903 से इन्होंने क्या किया, जो कुत्ते वाला प्रयोग है, लार प्रयोग है, वो करना शुरू। 1903 है ये। जाकर इसको सफलता कब मिलती है? 1904 में। और 1904 में फिर अनुबंधन सिद्धांत पर क्या मिलता है? नोबेल प्राइज मिलता है। ठीक है, तो क्या हो गया भाई? अच्छा, 1903 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 1903 में ही पावलो ने क्या किया था? प्रयोग शुरू किया था। अब अचानक से है नहीं, आज शुरू किया और प्रयोग का रिजल्ट आ गया, तुरंत सिद्धांत दे दिया, ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं। तो 1903 में प्रोजेक्ट पे कार्य करना शुरू किया और 1903 में ही एक कुत्ता था जिसका नाम है बैक। इस कुत्ते की लार ग्रंथियों पर प्रयोग शुरू किया। और लार ग्रंथियों में भी कौन सी ग्रंथियों पर? पैरोटिड ग्रंथि पर। कुत्ते में कुल कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? 4। और मनुष्य में कितनी होती है बेटा? 3। प्रयोग का नाम था लार स्त्रवण प्रयोग। क्या नाम था बेटा? लार स्त्रवण प्रयोग, सलाइवा सिक्रेशन प्रयोग। और पहली बार इन्होंने अनुबंधन सिद्धांत दिया। पहली बार क्या दिया बेटा? अनुबंधन सिद्धांत दिया, द थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग दी।
इसलिए पावलोव को अनुबंधन का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। पावलोव के द्वारा पुस्तक लिखी गई साइकोपैथोलॉजी ऑन एनिमल, तो पुस्तक का नाम क्या हो गया? साइकोपैथोलॉजी। अरे इसको तो संभाल के रखो भाई, तो जीवन जेवड़ी आज के दी युवा की। भाई मोबाइल तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पता है कि नहीं होता है? अगर कोई ऐसी चीज लेने के पहले को आदमी अपने मोबाइल को कवर करता है, बोले पहले ये दो बाद में देख लेना ना। सोते समय भी ऐसे कालजे लगा के फिर सोता है, बोले हाँ सब कुछ है, संसार है ये तो इंसान का। हाँ, साइकोपैथोलॉजी ऑन एनिमल। इस पुस्तक में अनुबंधन सिद्धांत दिया। अनुबंधन सिद्धांत देने के कारण अनुबंधन का जनक किसको कहा जाता है? पावलोव को कहा जाता है। क्लियर है? एक चीज याद रखना, जो नैमित्तिक अनुबंधन शब्द है, कौन सा शब्द है? नैमित्तिक अनुबंधन शब्द है, या जो पावलोव की ये जो थ्योरी दी गई थी अनुबंधन सिद्धांत, यह बैखरटेव ये एक रूस का वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, रूस मनोवैज्ञानिक है। इसके एक प्रयोग किया था इन्होंने कबूतर पर। किस पर किया था? और कबूतर पर किया गया प्रयोग का क्या नाम था? साहचर्यवाद। क्या नाम था बेटा? साहचर्यवाद। इस साहचर्यवाद के रिजल्ट को पढ़ा, निष्कर्षों को पढ़ा, और फिर कुत्ते पर प्रयोग करते हुए ये क्या दिया था? अपना अनुबंधन सिद्धांत दिया था। इसलिए इवानोविच पेस्ट्रोविच पावलोव का सिद्धांत क्रियात्मक अनुसंधान है, क्योंकि ये मौलिक नहीं रहा ना, ये किसी की सहायता से किया कि नहीं किया, तो क्रियात्मक अनुसंधान है, इस बात का ध्यान रखना। और वैसे भी जो समस्याएं आ रही थी उनके तात्कालिक समाधान के लिए किया गया था। तो मोले महोदय क्या कहते हैं कि किसी भी समस्या के तात्कालिक समाधान के लिए मौके पर ही किया गया अनुसंधान क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। क्लियर? तो ये याद रखें, रूस की सेना में क्या थे? शल्य चिकित्सक थे। इनका अध्ययन क्षेत्र क्या था? पाचन क्षेत्र था। और ये कुत्ते की लार ग्रंथियों पर प्रयोग करते थे। 1903 में प्रोजेक्ट शुरू किया गया बैक नामक कुत्ते पर। कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथियों पर प्रयोग किए। कुत्ते में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां? और ये 3 किस्में है मनुष्य में। लार स्त्रवण प्रयोग किया गया। इस आधार पर कौन सा सिद्धांत दिया? पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? साइकोपैथोलॉजी ऑन। अनुबंधन सिद्धांत के जनक कौन कहलाएंगे? पावलोव। बैखरटेव की थ्योरी को आधार मान कर किया गया था। 1904 में यह अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया। क्या दिया गया बेटा? अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया। और 1904 में ही पावलोव को शरीर क्रिया विज्ञान का, किसका बेटा? बोलो किसका? शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान का नोबेल प्राइज दिया गया। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं पावलोव सिद्धांत के नाम की। पावलोव सिद्धांत के नाम, पावलोव सिद्धांत के नाम। और पावलोव सिद्धांत के नाम करें तो सबसे पहले नाम आता है सीखने का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत। सीखने का कौन सा बेटा? प्राचीनतम सिद्धांत। यस और नो? ठीक है। एक आता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। क्या आएगा? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत।
क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। क्या लिखेंगे बेटा? क्लासिकल बोलो कंडीशनिंग थ्योरी। पावलो के थॉर्नडाइक वाले में जाना पीछे एक बार। यहां एक शब्द और लिखो, एस टाइप सिद्धांत। एस टाइप, एस टाइप कहीं भी एडजस्ट कर दो सिद्धांत के नामों में। एस टाइप, स्टिम्यूल टाइप। लिख दिया। और एक लिखो इलेक्टाइड टाइप। इलेक्टाइड टाइप। एस टाइप लिख लिया क्या? एक तो एस टाइप लिखना है और एक लिखना है इलेक्टाइड टाइप। इलेक्टाइड टाइप लिख दिया। वापस आ जाओ अपने, इतना ही लिखवाना था वहां पे। ये क्या हो गया? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लियर? इसी को शॉर्ट रूप में क्या कह देंगे? सीसी थ्योरी। ठीक है। फिर आता है अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत। क्या कहते हैं बेटा? अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी। कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी। इसको ऊपर मैं प्रतिवर्त लिख सकता हूं क्या? यस और नो? तो इसको क्या लिखूं? रिफ्लेक्स थ्योरी। क्लियर? ठीक है। अब इसको हम ये लिख सकते हैं सीआर थ्योरी। और कंडीशनिंग के रूप में हम क्या लेंगे? घंटी को लेंगे। घंटी क्या है? उद्दीपक है। तो जो एस टाइप थ्योरी किसको कहते हैं? थॉर्नडाइक को। इसको भी क्या कहेंगे? एस टाइप थ्योरी। और एस टाइप में सबसे इंपॉर्टेंट है कंडीशनिंग को हम क्या कर रहे हैं? उद्दीपक कर रहे हैं। तो या तो आप इसको क्या बोल दो? एस टाइप थ्योरी बोल दो। एस टाइप में आता है ये, क्योंकि थ्योरी दो प्रकार के होते हैं, एस टाइप एक और आर टाइप। आर टाइप में तो आएगा स्किनर का सिद्धांत, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स प्रधान है। और पावलो और थॉर्नडाइक में कौन प्रधान है? घंटी या लीवर, स्टिम्यूल प्रधान है। इसलिए एस टाइप बोल सकते हो, एस टाइप सिद्धांत, एस टाइप थ्योरी। या इसको सी टाइप, क्योंकि कंडीशनिंग है, मुख्य क्या हो गया? कंडीशनिंग। तो इसको क्या बोल देंगे? सी टाइप थ्योरी, कंडीशनिंग टाइप थ्योरी। यहां तक क्लियर है? फिर आता है संबंध प्रत्यावर्तन। क्या आता है? संबंध प्रत्यावर्तन। क्या आता है? संबंध प्रत्यावर्तन। कैसे? गुड़िया पीछे ध्यान दो, उससे पीछे यूं लगा रखा था उसमें। हाँ, आपको बेटा देखो, तुम्हारे पास में लाइफ में एक्सक्यूज बनाने का कोई बहाना ही नहीं बचेगा अगर फेल हो गए तो। ठीक है? हंसी मजाक 2-4% ही रहेगा। अब हर समय तो कर नहीं सकते, है ना? तो सब्जेक्ट है तो उसको थोड़ा देखो। खुद की भी जीवंतता होनी चाहिए आदमी की। संबंध प्रत्यावर्तन या संबंध प्रत्यायोजन। क्या लिखेंगे? संबंध प्रत्यायोजन, रिलेशन डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। क्योंकि जो संबंध भोजन और लार के बीच था वो उठकर किसके बीच चला जाता है? घंटी और लार के बीच। तो जो संबंध भोजन और लार के बीच था वो उठकर कहां चला गया? घंटी और लार के। क्योंकि जो काम भोजन से हो रहा था वो काम किससे हो गया? घंटी से हो गया। अब समझ में आ रही बात? तो संबंधों का क्या होता है? प्रत्यावर्तन। क्या होता है? प्रत्यावर्तन। तो ये सारे नाम किसके हो गए हैं? पावलोव सिद्धांत के नाम हो गए।
पहले हम इसकी थ्योरी को लिखेंगे, इसके रिसर्च को लिखेंगे, इसके बाद नाम लिखेंगे, फिर अपन प्रयोग की तरफ चलेंगे। आई बात समझे? लिखना शुरू करो। इवानोविच पेस्टोविच पावलोव। एक तो ये पूरे नाम ही याद करने ना, ये तुमने पावलो पावलो थर्डेक थर्डेक करके बेचारों के है ना आधा नंगा कर रखा है इनको। पढ़ो तो पूरा पढ़ो और व्यवस्थित पढ़ो, वरना पढ़ो मत। अगर जरा ज्यादा पढ़ा होगा तो आदमी कम से कम एक कॉन्फिडेंस तो रहता है ना कि हाँ मैं कर लूंगा, पेपर ढंग का आ गया तो। और आपने सेलेक्टेड मार रखा है तो क्या कर लोगे, पेपर नहीं आए तो? पहले तो मास्टर को गाली निकालोगे, फिर खुद को गाली निकालता आदमी। व्यक्ति खुद के कभी वो नहीं देखता, कमी नहीं देखता, वो सीधा किस पे जाता है? हाँ। वो कहते हैं ना कि धूल चेहरे पे थी, हम शीशा साफ करते रहे। नहीं समझे क्या? धूल साफ शीशा करते रह गए, दोष खुद में था, दोष ढूंढते दूसरों में रह गए। ठीक है ना? तो खुद को भी देखना चाहिए आदमी को। चलो लिखो, रूस की सेना में, लिखो पावलोव रूस की सेना में शल्य चिकित्सक थे। रूस की सेना में शल्य चिकित्सक थे। इनका अध्ययन क्षेत्र पाचन क्षेत्र था। इनका अध्ययन क्षेत्र पाचन क्षेत्र था। लिखो, इन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथियों पर प्रयोग किए। कुत्ते में 4 जोड़ी कुत्ते में 4 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। चार जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, जिसमें से पैरोटिड ग्रंथि पर प्रयोग किए गए। पैरोटिड ग्रंथि पर प्रयोग किए गए। पावलोव द्वारा प्रयोगों की शुरुआत पावलोव द्वारा प्रयोगों की शुरुआत 1903 में की गई। प्रयोगों की शुरुआत 1903 में की गई। ये प्रयोग बैक BAQ, ठीक है, बैक नामक कुत्ते पर किए गए। बैक नामक कुत्ते पर किए गए। कर दिए? फिर लिखें,
पावलो ने लार स्त्रवण प्रयोग के आधार पर पावलो ने लार स्त्रवण प्रयोग के आधार पर अनुबंधन सिद्धांत दिया। अनुबंधन सिद्धांत दिया, इसलिए पावलो को अनुबंधन का जनक कहते हैं। पावलो को अनुबंधन का जनक कहते हैं। अपने प्रयोगों का वर्णन साइकोपैथोलॉजी ऑन एनिमल नामक पुस्तक में किया। साइकोपैथोलॉजी ऑन एनिमल नामक पुस्तक में किया। कर दिया। फिर लिखें पावलो ने अपना प्रयोग बैखरटेव पावलो ने अपना प्रयोग क्या बैखरटेव के साहचर्यवाद पर बैखरटेव के क्या साहचर्यवाद को लिख लेना, साहचर्यवाद को आधार मानते हुए किया। पावलो ने अपना प्रयोग बैखरटेव के साहचर्यवाद को आधार मानते हुए किया। मतलब बैखरटेव का प्रयोग था ना साहचर्यवाद, उसको क्या माना था उसने, आधार माना था। फिर लिखें पावलो को 1904 में अनुबंधन सिद्धांत देने के कारण अनुबंधन सिद्धांत देने के कारण अनुबंधन सिद्धांत देने के कारण शरीर क्रिया विज्ञान क्षेत्र में शरीर क्रिया विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। पावलो कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है, साइकोलॉजिस्ट नहीं है ये। पावलो कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये शरीर क्रिया विज्ञानी है। ये क्या है, शरीर क्रिया विज्ञानी है। क्या है, शरीर क्रिया, मतलब डॉक्टर होता है ना वो शरीर क्रिया विज्ञानी होता है, फिजियोलॉजी एनाटॉमी का एक्सपर्ट होता है। ठीक है,
तो यहां तक तो हो गया क्या, इसके फैक्ट्स हो गए। अब लिखो पावलोव सिद्धांत के नाम। पावलोव सिद्धांत के नाम लिखें। पहला लिखो शास्त्रीय सीखने का प्राचीनतम सिद्धांत। शास्त्रीय सीखने का प्राचीनतम सिद्धांत हो गया। फिर लिखें शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। फिर है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। फिर लिखो सीसी थ्योरी। सीसी थ्योरी। फिर लिखें अनुबंधन अनुक्रिया। अनुबंधन अनुक्रिया या प्रतिवर्त सिद्धांत। अनुबंधन अनुक्रिया या प्रतिवर्त सिद्धांत। फिर है कंडीशनिंग रिस्पॉन्स ऑब्लिक रिफ्लेक्स थ्योरी। रिफ्लेक्स थ्योरी। CR थ्योरी। CR थ्योरी। ठीक है। फिर एक लिखोगे S टाइप ऑब्लिक C टाइप थ्योरी। S टाइप थ्योरी या क्या C टाइप थ्योरी। लिया। फिर लिखो संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत। संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत। या संबंध प्रत्यायोजन सिद्धांत। संबंध प्रत्यायोजन सिद्धांत। एक लिखो अनुकूलित उत्तेजना सिद्धांत। अनुकूलित उत्तेजना सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। क्लियर। हेडिंग डालो पावलोव द्वारा किया गया प्रयोग।
किया गया प्रयोग एक तुम लोगों को 4 अगस्त 2024 की है ना, उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम पर एक क्लास है 4 घंटे की, ठीक है। फिर एक है 11 अगस्त 2024 को, ठीक है। जैसी दिवाली होली के बाद वापस आओ तुम, उस 8 घंटे की क्लास को कवर करना है। वो लर्निंग की 2 मैराथन क्लास है ना। टीचिंग चैनल का नाम आपका उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम, आई बात समझ में। उस पर एक कितने अगस्त की है, 4 अगस्त की है, और एक कितनी है, तो एक तो 4 घंटा 5-6 मिनट की है और एक 3 घंटे 56-57 मिनट की है, ठीक है। 2 क्लास है मैराथन क्लास, वो आपको क्लास कवर करनी है। वो लर्निंग की वो 2 क्लास निकाल दी तो किसी भी टाइप का लर्निंग का क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, ठीक है। 200-250 क्वेश्चन है उसमें, वो 2 क्लास से निकाल लोगे, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो ये बैकअप प्लान रहेगा आपका। क्या बेटा, 4 अगस्त 2022 आप लिखोगे ना सांगवान सर उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम पे सांगवान सर मैराथन अधिगम मैराथन लिखोगे तो आ जाएंगी। क्या, अच्छा 4 अगस्त को और 11 अगस्त को 22 में, पिछले साल कौन सा था, 24 था ना। आप तो सांगवान सर उत्कर्ष वाले पे जाके सांगवान सर लिखोगे ना, SANGWAN सांगवान सर मैराथन अधिगम, तो अपने आप दिखा देगा वो। 4 अगस्त को और 11 अगस्त को 4-4 घंटे की 2 क्लास है। अब देखो, सबसे पहला हमने कुत्ते को भोजन दिया, क्या दिया, और कुत्ते ने क्या किया दोस्तों, लार का स्त्रवण किया। तो 2 चीजें हो गई, एक तो हमारे पास में क्या हो गया, भोजन, और एक क्या हो गई, लार। यस और नो, चलो ठीक है। अब ध्यान से देखो, भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है, यस और नो। स्वाभाविक उद्दीपक है कि नहीं है, या इसको प्राकृतिक उद्दीपक भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, यस और नो। प्राकृतिक उद्दीपक, तो इधर इसको स्वाभाविक अनुक्रिया कहेंगे कि नहीं कहेंगे, या प्राकृतिक अनुक्रिया। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप, अरे बिना पढ़े नहीं होंगे, वहां केवल क्वेश्चन नहीं है, वहां एक क्वेश्चन को पूरे 5-7 मिनट लेके डिस्क्राइब करके समझा रखा है, पूरी थ्योरी लिख रखी है वहां पर। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बहुत सिस्टमेटिक रखता हूँ अपने सब्जेक्ट को। जैसे 8-10 घंटे क्लास हो गई, अब धीरे धीरे आपको क्या करेंगे, वहां से शुरू करोगे आप, एक दिन में पूरी, जब तक वो क्लासें पूरी करोगे तब तक क्या हो जाएगा, अधिगम की यूनिट पूरी हो जाएगी। तो आई बात समझे। तो वो बैकअप प्लान रहेगा कि आपको एक्सरसाइज करने के लिए भी क्या मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगी, कहाँ से क्या करना है। आप गलत कहते हैं सर किताब से प्रैक्टिस करें कहाँ, तो मैंने वो क्लास ही डलवा रखी है,
पूरे लर्निंग वाली यूनिट पहले उसको देखना ना, बाद में शिकायत करना है ना, शिकायत रहेगी नहीं, वो कंफर्म बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताओ, जिस रिश्ते में शर्त होती है, क्या वो रिश्ता स्वाभाविक होता है क्या? ये सुनो, जहां रिश्ते में शर्त आने लग जाए कि तू ये करेगा तो ही ये होगा, ये करेगा तो ही ये होगा, बताओ क्या वो रिश्ता स्वाभाविक रह सकता है? और जो रिश्ता स्वाभाविक हो, क्या उसमें शर्त हो सकती है क्या? नहीं। इसका मतलब ध्यान से देखो, कुत्ते के साथ जो भोजन का संबंध है वो स्वाभाविक संबंध है कि नहीं है? तो क्या ये शर्त है क्या? नहीं, शर्त नहीं है। इसका मतलब अनुबंधन को क्या बोलते हैं आप? बोलो, अनुबंधन क्या होता है? शर्त और एक कंडीशन बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? कंडीशन। तो क्या ये कंडीशन है क्या कुत्ते के साथ भोजन वाली? नहीं ना। इसका मतलब कहां जा रहा है? इधर बैठ। 2 मिनट क्लास में नहीं बचे। ऐसे बसक क्यों रहा है? ऐसे 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 क्या चल रहा है? गड़बड़ है क्या? गड़बड़ तो नहीं करने वाला ना? पक ज्यादा गड़बड़ है? जा तो फिर धोएगा कौन फालतू में? जल्दी कर। क्या भोजन शर्त है क्या? स्वाभाविक है ना? तो स्वाभाविक है। अब देखो देखें, अनुबंधन का मतलब है बिना शर्त का। यस और नो? अनुबंधन का मतलब है बिना शर्त का, और अनुबंधन का मतलब होता है शर्त युक्त। तो यहां शर्त है क्या? अब समझा गया? अनुबंधित उद्दीपक। यस? अरे समझेगा इस चीज को? क्या समझाना चाह रहा था मैं? अनुबंधित उद्दीपक। तो इसको ये लिख सकते हैं क्या पर? दीर्घ संधि कर दें। हिंदी वाले तो बैठे हो यहां पर। हाँ, क्या कर दिया? अनानुबंधित उद्दीपक। यस और नो? तो ये लो साहब, अनानुबंधित उद्दीपक कर दिया। ठीक है, इधर क्या लिखूं बताओ? क्या? अनानुबंधित। पहले ऐसे लिखो, भागना नहीं है। यस और नो? अनुबंधित अनुक्रिया। यस? और ये जाएगा अनानुबंधित अनुक्रिया। अनानुबंधित अनुक्रिया। यस? अब देखो, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? यूएन प्लस कंडीशनिंग। और इसको क्या बोलेंगे? स्टिम्युलस। ठीक है, तो बोलो UCS। आ गया समझ में? और इसको क्या कहेंगे? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। क्यों? तो ये आ जाएगा UCR। ये लो, ये अर्थ समझ में आया क्या? UCR UCS का क्या खेल है? एक चीज समझ में आ गई, बाकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल ये पावलो करेंगे शुरू ना। ये अर्थ तो समझ में आ गया ना कैसे आता है? रटना नहीं है बेटा, सिस्टेमेटिक चीज को सीक्वेंस में समझना है कि जहां शर्त है वहां अनुबंधन है, जहां अनुबंधन नहीं है वहां शर्त नहीं है। तो जो अनुबंधित है वो तो अनानुबंधित नहीं है, जो अनुबंधित नहीं है वो अनानुबंधित है।
कल करेंगे चर्चा बात। अरे रुको, कुछ है क्या सूचना इनके लिए? मिल गया क्या?